क्लास 9th की साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का वन शॉट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। पूरा चैप्टर डिटेल में जो है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। काफी सिंपल और इजी है और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है वो शुरुआत करने वाले हैं। तो हम लोगों के पास कोई भी चीज जो हम लोगों के पास एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ मास है, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि मैटर हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है। किसी भी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन ही है, इसका कुछ मास भी है और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कोई भी चीज जिसका मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उस चीज को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, मैटर जो है वो बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैटर जो है वो कैसे बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके जो है वो मैटर बना होता है। फॉर एग्जांपल इस अगर मैं पेन की बात करूं तो इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कुछ फोर्सेस के थ्रू जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं और हम लोगों के पास ये स्ट्रक्चर को फॉर्म जो है वो कर रहे हैं। अब ये मैटर यूजुअली हम लोगों के पास जो है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है, 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो हम लोगों के पास मेजरली डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी रहती है सॉलिड्स। सॉलिड्स का मतलब है जैसे ये पेन हो गया, हमारे पास सॉलिड है, सिंपल, ठीक है। लिक्विड जैसे वाटर हो गया, और गैस, ये जो गैस है, और जो यहां पे हम लोगों के पास एयर के अंदर जो है वो मौजूद है, जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सब चीजें जो है वो गैस के अंदर जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। अब इनके अगर मैं डिस्कशंस करूं कि सॉलिड की डिटेल डिस्कशन अभी मैं 2 मिनट में जो है वो शुरू करने वाला हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हम लोगों के पास मैटर की। तो मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके जो है वो हमारे पास बना हुआ है, जिसको हम लोग जो है वो एटम्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो हम लोग लेटर चैप्टर्स में देखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। और आप इसको अगर अंडरस्टैंड करो तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर है, जैसे हम लोगों के पास कोई लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स का शेप है, मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो हम लोगों के पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो करके बैठे हुए हैं। तो ये हम लोगों के पास जो है वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए। लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो इसी जगह पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर है और थोड़ा रैंडम मोशन जो है वो कर रहे हैं। और अगर मैं गैस के पार्टिकल्स की बात करूं तो इक्का दुक्का पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है, और बहुत ज्यादा रैंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं। हम लोगों के पास गैस के पार्टिकल्स थोड़ा कम मूवमेंट जो है वो हम लोगों के पास लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर रहता है, लेकिन बहुत सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो मूव की बजाय जो है वो वाइब्रेशंस जो है वो करते हैं। हिलते वो भी हैं, लेकिन वो वाइब्रेटिंग मोड में जो है वो होते हैं, वो अपनी जगह पे ऐसे 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 बहुत ज्यादा, क्योंकि स्पेसेस की जो है वो डेफिशिएंसी है यहाँ पे ज्यादा स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो मोशन इनके अंदर भी है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन जो है वो हम लोगों के पास ये शो कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 2 भी आपको क्लियर है। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर देखो ना, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अब ये एक दूसरे के साथ क्यों बंधे हुए हैं, ये हम लोगों के पास एक ऑब्वियसली इनके बीच में, एटम्स के बीच में एक फोर्स है जो इसको बाइंड करके रखा हुआ है एक दूसरे के साथ। इसी पर्टिकुलर फोर्स को जो है वो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल देते हैं, या एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है इन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ बाउंडेड है। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब यहां पे आपको लग रहा होगा कि सॉलिड में स्पेसेस नहीं होते, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो ना, तो यहां पे भी स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन ये स्पेसेस ऑब्वियसली कम नंबर में है, अमाउंट में है, कम वॉल्यूम में है, लेकिन स्पेसेस है। ऑब्वियसली यहां पे स्पेस बहुत ज्यादा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, और गैसेस में तो सबसे ज्यादा स्पेस है। तो 4 प्रॉपर्टीज मैटर की मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको क्लियर है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की। मैंने आपको स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजों को बना के बता दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है। सॉलिड्स जो है वो हमारे पास एक फिक्स्ड शेप के होते हैं। जैसे ये पेन है, इसकी शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी जब तक हम लोग जो है वो लिख रहे हैं। ये पेन यही शेप का जो है वो रहने वाला है, तो इसीलिए ये कौन से वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करने वाला है, फिक्स्ड शेप वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करने वाला है। उसके बाद मैं वॉल्यूम की बात करूं अगर लिक्विड्स के केस में, तो लिक्विड्स के केस में जो है वो वॉल्यूम की जो है वो फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेसल है, गिलास है, उसमें आपने पानी लिया और इस गिलास के पानी को आपने बड़े टम्बलर में डाल दिया, ठीक है, बड़े जग में डाल दिया, तो ऑब्वियसली जितना पानी गिलास में था उतना ही बड़े जग में रहेगा। बस फर्क क्या होगा,
पहले पानी के मॉलिक्यूल्स ने जो है वो गिलास की शेप ले रखी थी, अब पानी के मॉलिक्यूल्स ने जो बड़े टम्बलर की शेप जो है वो ले रखी है। बस ये शेप का जो है वो चेंजेस उसके अंदर जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या रहने वाली है, फिक्स्ड रहने वाली है। बट गैसेस की अगर मैं बात करूं ना, तो गैसेस के अंदर क्या रहता है, वॉल्यूम बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होता। मान लो इस रूम में मैंने थोड़ी सी गैस छोड़ दी, तो मतलब गैस छोड़ दी तो कहने का मतलब है पूरे के पूरे रूम में जो है वो गैस फैल जाएगी। तो इसीलिए गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, जितना स्पेस गैस को मिलेगा उतना ही स्पेस जो है वो गैस ऑक्यूपाई कर लेगी। ना तो उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही हम लोगों के पास कोई गैस की फिक्स्ड शेप जो है वो होती है। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको क्लियर है। अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो यहां लिख देते हैं, सॉलिड्स की हम लोगों के पास एक फिक्स्ड शेप जो है वो होती है, लेकिन लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड्स डिपेंड करता है कौन से जार में लिक्विड प्रेजेंट है या किस जगह पे हमने लिक्विड रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो लिक्विड की शेप जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो सॉलिड्स फिक्स्ड शेप के हैं, लिक्विड्स जो है वो कोई डेफिनेट शेप होती ही नहीं है और इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है गैसेस की। जहां पे गैस है वो पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, कोई फिक्स शेप जो है वो देखने को नहीं मिलती। लिक्विड्स सॉलिड्स जो है वो इनकंप्रेसिबल है और रिजिड है। ठीक है, ये डिपेंड करता है सॉलिड टू सॉलिड। इनकंप्रेसिबल है मतलब इसको आप दबा नहीं सकते, दबाओगे टूट जाएगा। वो एक सर्टेन परमिसिबल लिमिट्स है फोर्स की जो आप इसके ऊपर लगा सकते हो, तोड़ना नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कहने का कि इसको अगर हम लोग बात करें तो ये नॉर्मली इसको प्रेस करना मुश्किल रहता है। ये इनकंप्रेसिबल होते हैं हम लोगों के पास और रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं जो सॉलिड्स हैं यूजुअली। ठीक है, लेकिन ये जनरलाइजेशन नहीं है, सारे सॉलिड्स ऐसे नहीं होते हैं, सारे सॉलिड्स रिजिड नहीं होते हैं, सारे सॉलिड्स इनकंप्रेसिबल नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी सॉलिड्स हैं जिनको हल्का सा कंप्रेस करो तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई मेटल है उसको हमने डिफॉर्म कर दिया, फोर्स लगाया और उसकी शेप ही चेंज कर दी। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंप्रेसिबल तो होते हैं, कंप्रेसिबल होना और शेप चेंज करना में भी डिफरेंस है। ठीक है, तो इनकंप्रेसिबल से मतलब यह है कि उसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वो दब नहीं रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग इनकंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी जो है वो बोल देते हैं। सॉलिड टू सॉलिड ये वेरी करती है, फोर्स लगाने से शेप चेंज हो सकती है किसी सॉलिड की। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेटल की रॉड है, उसको मैंने ऐसे शेप लगाई, इतना जोर नहीं है मेरे में, लेकिन फिर भी मैंने मान लो फोर्स जो है वो लगाया तो वो बेंड कर जाएगा। ठीक है, शेप चेंज हो सकती है, लेकिन एटम्स जो है उसके बीच में इनकंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है, तो उसको जो है वो जगह नहीं मिलती है मूव करने के लिए, जिसकी वजह से उसको हम लोग एक प्रॉपर्टी के तौर पे बोल देते हैं, इनकंप्रेसिबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये एक जनरल डेफिनेशन है, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें अगर आप सोचना शुरू करोगे तो आपको लगेगा ये गलत है, क्योंकि केस टू केस ये वेरी कर रहा है, लेकिन जनरलाइजेशन है, मेजॉरिटी केसेस में ये वैलिड है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड्स कंप्रेसिबल तो होते हैं लेकिन सर्टेन लिमिट्स, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के। ठीक है, क्योंकि एक चीज सोचो ना, लिक्विड्स के बीच में, सॉलिड्स के बीच में तो स्पेस ही नहीं है, लेकिन लिक्विड्स के बीच में क्या है, स्पेसेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो स्पेसेस जो है वो बीच में से भर जाते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो एक लिक्विड ऐसे ऐसे इस तरह की शेप का प्रेजेंट है, जैसे ही मैंने जोर लगाया एक दूसरे के पास पास जो है वो आ गए। ठीक है, तो इसीलिए सर्टेन फोर्स लगाने से या प्रेशर को एक्सर्ट करने से लिक्विड्स को जो है वो हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ये इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ। और गैस के अंदर तो पता क्या है, देखो पार्टिकल्स है ही बहुत दूर दूर। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो हम लोग अगर फोर्स लगाएंगे तो गैसेस जो है वो हमारे पास एक कंप्रेसिबिलिटी मोड के अंदर जो है वो चली जाएंगी। आपने देखा ही होगा एग्जांपल, हमारे पास एक एलपीजी का एग्जांपल जो है वो रहता है। एलपीजी का एग्जांपल हम लोगों के पास क्या होता है, इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। घरों में जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो भी गैस है उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके एक लिक्विड स्टेज तक जो है वो ले आते हैं, जिसको हम लोग एलपीजी गैस जो है वो बोल देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्रेस करने के बाद उसकी स्टेज ही हम लोगों ने जो है वो चेंज कर दी, या स्टेट ही हम लोगों ने जो है वो चेंज कर दी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें तो सॉलिड्स की कंपैरेटिवली हायर डेंसिटी रहती है। अब ये डेंसिटी टर्म जो है ना, ये मैं आपको जो है वो यहां पे पहले समझा देता हूं कि डेंसिटी हम लोगों के पास जो है वो क्या रहती है। डेंसिटी का मतलब रहता है, डेंसिटी it is equal to yellow yellow dirty fellow, density is equal to mass upon क्या, वॉल्यूम। ठीक है, कितना मास है एक सर्टेन वॉल्यूम में, उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये सॉलिड है,
तो ऑब्वियसली इतने वॉल्यूम में बहुत सारे एटम्स जो हैं वो इसके प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये सॉलिड है। ऑब्वियसली इसका मास जो है वो इस सर्टेन वॉल्यूम में ज्यादा होगा, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट हैज हाई डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। अब इतना ही वॉल्यूम अगर मैं लूं और उसके अंदर लिक्विड डाल दूं, तो लिक्विड के क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स उसको ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो कुछ स्पेसेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मास ऑक्यूपाई हो पाएगा वो कंपैरेटिवली जो है वो कम हो पाएगा इससे कंपेयर किया जाए। अब ऑब्वियसली अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो किसकी डेंसिटी ज्यादा? डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी कम डेंसिटी जो है वो होगी। अब अगर मैं फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करूं और इसी में मास सॉलिड डाल दूं, तो यहां पे मास ज्यादा ऑक्यूपाई होगा, तो इसीलिए हमारे पास सॉलिड्स की जो यूजुअली डेंसिटीज हैं वो ज्यादा रहती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स से जो है वो कंपेयर किया जाए। अब देखो एक्सेप्शंस हर जगह पे हैं। आपको मैं बताऊं, एक आप अगर स्कूल की लैब में कभी देखो तो एक फ्लूइड रहता है हम लोगों के पास जिसको मरकरी बोलते हैं, बहुत ज्यादा हेवी होता है, ठीक है। इवन बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिससे उस फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा। एक्सेप्शंस हर जगह पे हैं, इसलिए ये सिर्फ एक जनरलाइजेशन है, ठीक है। आप मतलब एक बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, तो मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज इसको जो है वो फ्लो कर रही है, भाई ज्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है ना। कोई भी सॉलिड चीज है वो ज्यादा डेंस होगी, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। मरकरी एक एक्सेप्शन है। मरकरी की डेंसिटी 13.6 है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मरकरी जो है वो हम लोगों के पास होता है। और ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स भी हैं इवन जिसकी डेंसिटी उस मरकरी की डेंसिटी से भी कम है, ठीक है। तो जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन इट इज ओवरऑल अगर हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो डेंसिटी यूजुअली हम लोगों के पास ऐसा देखा गया कि सॉलिड्स के केस में जो है वो ज्यादा रहती है। मैं ज्यूम कर रहा हूं, क्लियर है। और लिक्विड्स के केस में मैंने अभी समझा दिया आपको, लिक्विड्स के केस में डेंसिटी जो है वो हमारे पास एक लोअर साइड पे जो है वो होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो स्पेसेस प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के पास उस एक सर्टेन रीजन की अगर हम लोग बात करें तो कम ही वॉल्यूम उसके अंदर जो है वो आ पाता है, जिसकी वजह से लिक्विड्स की जो है वो डेंसिटी हमारे पास कंपैरेटिवली लोअर साइड पे जो है वो होती है। और गैस की बात करूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज्यादा रैंडमली मूव कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा स्पेसेस है उनके बीच में, तो इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम गैस के मॉलिक्यूल्स एक सर्टेन रीजन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल की डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा कम जो है वो होती है। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स की लोअर डेंसिटी जो है वो हम लोगों के पास होती है। मैं जूम कर रहा हूं, ये क्लियर है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं इसके फ्लो की। तो सॉलिड्स बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकते। इसको अगर मैं ऐसे रख दूं तो भाई ये बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स ऑब्वियसली फ्लो जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो करके बताता हूं। लिक्विड की बॉटल जो है वो मेरे पास प्रेजेंट है, इसके अंदर जो है वो पानी है, तो ये देखो फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, जस्ट मैं एक बताने के लिए कि लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार जो है वो इस चीज पे देखा हुआ, गौर कर रखा कि लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। मैंने आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन देके शो कर दिया। उसके बाद गैसेस तो यार बहुत ही ज्यादा इजीली फ्लो कर जाती हैं, ठीक है। अगर गैस जो है वो एक कमरे में कहीं पे भी लीक हो रही है तो वो पूरे के पूरे कमरे में फटाफट से जो है वो फैल जाएगी, और हम लोगों के पास गैसेस जो है वो इजीली फ्लो करने वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स इसलिए है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाइंड करके जो है वो बैठे हुए हैं, बाइंड करके बैठे हुए हैं, इसलिए वो सॉलिड कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहे हैं। सेकेंड बात करूं तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू सॉलिड्स अगर बात की जाए लिक्विड्स के अंदर, क्योंकि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर जो है वो एक दूसरे से प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बीच में जो है वो लोअर साइड पे जो है वो रहते हैं। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैस तो भैया बहुत ज्यादा रैंडमली जो है वो मूव कर रही है। कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, बहुत तेज मूव कर रही है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है एक दूसरे के साथ अगर हम लोग बात करें तो इसलिए लेसर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रहते हैं। अब सॉलिड्स की बात करो तो बहुत स्मॉल स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो सॉलिड्स के बीच में होते हैं। दूसरा अगर हम लोग इसकी बात करें, लिक्विड्स की बात करें, बहुत स्मॉल होते हैं सॉलिड्स के बीच में। थोड़े ज्यादा स्पेसेस जो है, ये मैंने बना के अभी आपको दिखाया, थोड़े ज्यादा स्पेसेस जो है वो हम लोगों के पास लिक्विड्स के बीच में रहते हैं। और गैसेस की बात करो तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्पेसेस जो है वो हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। तो मैं ज्यूम कर रहा हूं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज जो है वो आपको क्लियर है।
उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अपने को जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। रिजिडिटी में समझा चुका हूं कितना कोई सब्सटेंस जो है वो सख्त है, कितना रिजिड है। तो रिजिडिटी क्या है? कोई सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए, देखो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो एक सर्टेन लिमिट तक ये रिजिड है, क्योंकि इसके ऊपर मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी शेप चेंज नहीं हो रही, तो ये अपनी शेप को मेंटेन करके रखने की कैपेबिलिटी जो है वो रखता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से अपनी शेप को चेंज नहीं करना चाह रहा। इसीलिए जो हमारे पास ये सब्सटेंसेस रहते हैं वो क्या रहते हैं? रिजिड्स रहते हैं, जैसे हम लोगों के पास सॉलिड्स जो है वो हो गए। दूसरा अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी, अब क्योंकि एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, तो अगर हम उसको जो है वो कंप्रेस कर दें तो उनके बीच में स्पेसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो वो उसको हम लोग बोल देते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिससे वो अलाउ करता है अपना वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए। जैसे गैसेस हैं, गैसेस को कंप्रेस करके हम लोग लिक्विड्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के सिलेंडर्स के अंदर जो है वो हम लोग इसको कर पाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप था उसको काफी ज्यादा हद तक रिड्यूस कर दिया और उसको जो है वो हमने कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बोल दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूं दोनों टर्म्स आपको क्लियर है। उसके बाद हमारे पास जो टर्म आती है बहुत सिंपल, फ्लूइडिटी। मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी वो कितना बह सकता है, बहती हवा सा था वो पार्टिकल, अगर उसको हम लोग बोल सकते हैं तो उसको हम लोग फ्लूइडिटी जो है वो कह देते हैं। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एटम सब्सटेंस इजीली फ्लो कर सकता है तो, और उसकी शेप जो है वो इजीली चेंज हो सकती है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के साथ, तो उसको हम लोग जो है वो फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी जो है वो बोल देते हैं। तो बहुत सारे लिक्विड्स और गैसेस जो है वो हम लोगों के पास फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टीज को जो है वो शो करती है। मतलब क्योंकि लिक्विड्स भी बह सकते हैं, मैंने आपको अभी दिखा भी दिया, और गैसेस भी जो है वो बह सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं। तो इसीलिए हम लोगों के पास इनकी नेचर जो है वो हम लोगों के पास फ्लूइडिटी वाली जो है वो रहती है। उसके बाद एक है गैस फिल द कंटेनर। फिल द कंटेनर, गैस फिल द कंटेनर से क्या मतलब है कि अगर इस रूम में गैस हम लोग छोड़ें तो गैस के पार्टिकल्स क्योंकि बहुत ज्यादा रैंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे कमरे में जाके बहुत तेजी से फैल जाएंगे, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा, जिससे फटाफट से भाग भाग के इस कमरे के अंदर जो है वो फैल जाएंगे, जिसको हम लोग बोल देते हैं इट फिल्स द कंटेनर। फिल्स द कंटेनर से मतलब क्या है कि गैस जो है जिस भी कमरे में हम लोग डालेंगे वो बहुत ज्यादा तेजी से पार्टिकल्स मूव करने की वजह से पूरे के पूरे कमरे को जो है वो भर देगी। तो गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, हेंस दे कैन फिल्ड इन अ वेसल। बाकी फिलिंग अ गैस कंटेनर से मतलब क्या है, मैंने एक्चुअली गैस फिल्स द कंटेनर का मतलब बता दिया। फिलिंग अ गैस कंटेनर से मतलब क्या है कि गैस किसी कंटेनर में भरना। अब गैस को कैसे भर सकते हैं? तो गैस क्योंकि कंप्रेसिबल रहती है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस जो है वो होते हैं, तो उसको जोर लगा के हम लोग जो है उसके बीच के मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, पार्टिकल्स का गैप कम कर देते हैं। उस गैप को कम करने की वजह से हम लोगों के पास गैसेस जो है वो कंप्रेस हो सकती हैं और उसको किसी भी डब्बे में एक हाई प्रेशर जो है वो करके डाला जा सकता है, सिलेंडर्स के अंदर फिल किया जा सकता है। और सीएनजीज कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस जो है वो आपने देखी ही है, जहां पे हम लोग हाई प्रेशर लगा के उन गैसेस को जो है वो एक बड़े कंटेनर्स के अंदर फिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मैं जूम कर रहा हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। उसके बाद हम लोगों के पास एक टर्म रहती है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, शेप। शेप का मतलब क्या है, कोई भी मैटर जो है वो उसकी शेप जो है वो डिपेंड करती है कि उसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज है। जैसे सॉलिड्स है, हम लोगों के पास सॉलिड्स की जो है वो फिक्स्ड शेप रहती है, मतलब सॉलिड्स की शेप जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स की कोई भी फिक्स शेप नहीं है। लिक्विड्स को जिस कंटेनर के अंदर हम लोग जो है वो डाल देते हैं, वो लिक्विड्स उसी कंटेनर की शेप जो है वो ले लेते हैं। सेम इज द केस विद द गैसेस। गैसेस की तो कोई शेप होती ही नहीं है। तो शेप से मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह से है और वो किस तरह की ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर या जगह पे, उसको हम लोग जो है वो शेप बोल देते हैं। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और शायद ये टर्म बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं है, इसके बाद वाली टर्म मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास क्या होता है, देखो बहुत सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब मूव करने के अंदर जो हम लोग बोल देंगे यार हम लोग बोलते हैं यार बच्चा बहुत दौड़ रहा है, बहुत बड़ी एनर्जी है यार इसके अंदर, बहुत दौड़ लेता है। तो वही चीज है यार, पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं तो पार्टिकल ऐसे तो नहीं दौड़ रहे भाई, एनर्जी है तभी तो दौड़ रहे हैं। अब जो एनर्जी पार्टिकल को मोशन दे रही है या मोशन
के अंदर जो पार्टिकल की एनर्जी है, मतलब मूविंग पार्टिकल की जो एनर्जी है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो है वो बोल देते हैं। जितनी ज्यादा पार्टिकल तेजी से मूव कर रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं उतनी ज्यादा उसकी पार्टिकल की जो है वो काइनेटिक एनर्जी रहती है। अब एक चीज सोच के मेरे को बताओ, गैस के पार्टिकल सबसे तेज मूव कर रहे हैं, बहुत रैंडमली जो है वो चल रहे हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स तेज चल रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स धीरे चल रहे हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल तो जस्ट वाइब्रेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली यार जो पार्टिकल तेज दौड़ेगा, ज्यादा जोर से जो है वो दौड़ेगा, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। तो इसीलिए गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिक्विड से ज्यादा है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड से भी तेज मूव कर रहे हैं और लिक्विड्स जो है वो सॉलिड्स से भी तेज मूव कर रहे हैं। इसीलिए डेंस इसका जो ऑर्डर है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर जो है वो हमारे पास सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी लेसर होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स, एंड लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी लेसर होती है गैसेस के कंपेयर में, और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी इन शॉर्ट सबसे ज्यादा जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक बार इसको यहां से भी पढ़ देते हैं। इट इज एनर्जी प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज अंडर मोशन। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको जो है वो काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। जितना तेजी से पार्टिकल मूव कर रहा है उतनी ज्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो रहती है। डेंसिटी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो रहता है, मतलब कोई एलिमेंट के अंदर कितना ज्यादा मैटर प्रेजेंट है उस चीज को हम लोग डेंसिटी बोलते थे। ज्यादा मैटर प्रेजेंट होता है किसी एटम एक सर्टेन वॉल्यूम के अंदर, किसी भी एलिमेंट या किसी भी मैटर के अंदर, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ज्यादा डेंसिटी है इसकी। अगर कम मैटर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कम डेंसिटी है। यूजुअली मेरे पास ऐसा देखा गया कि सॉलिड्स की जो डेंसिटीज होती हैं वो हम लोगों के पास कंपैरेटिवली लिक्विड्स से ज्यादा रहती हैं, और लिक्विड्स की जो डेंसिटीज होती हैं वो हमारे पास गैसेस से भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, स्पेसेस बहुत ज्यादा है, जिससे कम अमाउंट ऑफ मैटर ही एक सर्टेन रीजन में प्रेजेंट हो पाता है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो सॉलिड्स हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है किससे? लिक्विड से। मैं ज्यूम कर रहा हूं ये वाली सारी टर्म्स आपको क्लियर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि ये जो स्पॉन्ज होती है, हमने बोला यार सॉलिड्स के बीच में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड रहता है, लेकिन अगर स्पॉन्ज की बात की जाए तो स्पॉन्ज को तो हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्ज तो सॉलिड है, लेकिन इसका मतलब कंप्रेस अगर कर सकते हैं, इसका मतलब पार्टिकल साइड पे हुए या उसके बीच में स्पेसेस थे तभी ना कंप्रेशन जो है वो पार्टिकल्स का होगा। ठीक है, तो ये चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सॉलिड्स बहुत सारी कैटेगरीज के हैं। स्पॉन्ज का डिजाइन एक इस तरीके का डिजाइन है क्योंकि उसमें बहुत सारी एयर जो है वो ऑलरेडी ट्रैप्ड है, और सॉलिड ऐसा है जो फ्लेक्सिबल है, मतलब जो हमारे पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपनी शेप को चेंज कर सकता है। जिस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड या जिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। जैसे रबर है, उसकी भी तो शेप चेंज हो सकती है अगर उसको खींच दो तो है तो वो भी सॉलिड ही। तो बहुत सारी तरह के सॉलिड्स रहते हैं, जनरलाइजेशन करना कई बार डिफिकल्ट होता है चीजों को। अब हम लोग जो प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं सॉलिड्स की वो है इलास्टिसिटी। बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जो एक इलास्टिक प्रॉपर्टी को जो है वो शो करते हैं। अब इलास्टिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से उनकी शेप्स को चेंज करना कंपैरेटिवली जो है वो इजी रहता है। अब स्पॉन्ज इस तरह के मैटर से बना हुआ है, एक तो उसके अंदर स्पेसेस हैं, बहुत सारी एयर प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का है। दूसरा, वो जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल इलास्टिक है। अब शेप अगर लगा लोहे का बना दो, स्पॉन्ज जो है वो नहीं दबेगा, इवन चाहे उसके अंदर एयर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हो। तो ये नहीं है कि उसके अंदर एयर के पार्टिकल्स है खाली, दिस इज द ओनली रीजन। नो, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज ऑल्सो द रीजन कि मटेरियल फ्लेक्सिबल है, मटेरियल को दबा सकते हैं हम लोग, मटेरियल अपनी शेप को डिफॉर्म कर सकता है, वो कैपेबिलिटी रखता है दोबारा से अपनी शेप को गेन करने की। जैसे रबर है, उसको खींचा, रबर की लेंथ जो है वो बढ़ गई, छोड़ दिया, और रबर फिर उसी दोबारा छोटी लेंथ पे जो है वो वापस आ गया। तो जिस चीज को हम लोग एक इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी बोल देते हैं। तो याद रखो, स्पॉन्ज एक इलास्टिक होने के साथ साथ उसके बीच में एयर के बहुत सारे स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो इलास्टिसिटी की वजह से वो कंप्रेस होता है, एयर उसके अंदर से निकलती है और बहुत सारा स्पेस खाली हो जाता है और स्पॉन्ज जो है वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो इसको अगर आप एक बार यहां से देख लो तो स्पॉन्ज सॉलिड है, लेकिन मटेरियल ऑफ द स्पॉन्ज इज रिजिड नहीं होता। उसकी जो है वो माइन्यूट होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप होती है, और स्पॉन्ज को जब कंप्रेस किया जाता है तो स्पॉन्ज के अंदर से वो एयर बाहर निकल जाती है, और इसको जो है वो हम लोग इसलिए स्पॉन्ज जो है वो कंप्रेशन शो करती है। दूसरा, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी भी है जो मटेरियल की, जो आपको इसके साथ जो है वो एक्सप्लेन करनी है कि स्पॉन्ज का जो मटेरियल है वो इलास्टिक मटेरियल से जो है वो स्पॉन्ज हमारे पास मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज साथ में जो है वो लिख दोगे तो आंसर जो है वो आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा।
कोई भी गैप बीच में नहीं होगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, स्टेट्स ऑफ द मैटर को जो है वो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। देखो, सॉलिड्स को लिक्विड्स में चेंज करना, सॉलिड्स को लिक्विड्स में चेंज करना, लिक्विड्स को गैसेस में चेंज करना, और गैसेस को डायरेक्ट जो है वो हमारे पास सॉलिड्स में चेंज करना। बहुत सारी डेफिनेशंस इसके अंदर जो है वो आ रही हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसकी डेफिनेशन नंबर इससे। लिक्विड को हमने जब गैस में चेंज करना है तो उसके लिए टर्म हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वेपराइजेशन टर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वेपराइजेशन से क्या मतलब है कि लिक्विड को हमने वेपर्स में जो है वो चेंज कर दिया और लिक्विड्स अब भाप बन के उड़ चुके हैं या वो गैसेस के अंदर जो है वो चेंज हो गए। तो जब भी लिक्विड एक गैस की स्टेज के अंदर जो है वो चेंज होता है, जब भी उसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो उसकी स्टेट जो है वो चेंज होने की कैपेबिलिटी रखती है। जैसे आपने अगर पानी जो है वो किसी पैन के ऊपर रख के गैस के ऊपर रख दिया तो पानी धीरे धीरे बॉयल कर जाएगा, वेपर्स में जो है वो चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन जो है वो बोल देते हैं। अब इसी का उल्टा चलते हैं, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और उन गैस के मॉलिक्यूल्स को आपने ठंडा करके फिर दोबारा से लिक्विड में चेंज कर देना। उसके लिए हम लोग जो है वो टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, कंडेंसेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, लिक्विड्स से गैसेस के अंदर चेंज करना को हम लोग वेपराइजेशन बोल देते हैं, और गैसेस को फिर दोबारा से लिक्विड में चेंज करना, उसमें गैसेस जो है वो कंप्रेस हो रही हैं, कंडेंस हो रही हैं, तो जिसको हम लोग जो है वो कंडेंसेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं सॉलिड्स और गैसेस वाला फंडा जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो गैसेस को अगर डायरेक्टली मेरे को सॉलिड्स में चेंज करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बच्चे कई बार जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। और या सॉलिड्स को डायरेक्टली अगर मेरे को गैसेस में चेंज करना है तो उसके लिए मैं टर्म इस्तेमाल करता हूं क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन टर्म, जैसे ना आप लोगों ने घर पे देखा होगा नेप्थलिन की बॉल्स होती हैं टॉयलेट्स के अंदर, यूजुअली व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं, या घर पे कपूर होता है जिसको कैम्फर हम लोग बोल देते हैं। तो कैम्फर वो उनके पिघलते नहीं है, वो डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, गैसेस के अंदर फ्यूम्स बन के जो है वो उड़ जाते हैं। तो उसी चीज को जिसमें सॉलिड मटेरियल जो है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, गैस के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन जो है वो बोल देते हैं। अब यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि भैया गैस डायरेक्टली अगर सॉलिड में चेंज हो रही है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं रखा, तो उस चीज को हम लोग डेपोजिशन जो है वो बोल देते हैं। ये याद रखनी है डेफिनेशन, जो सॉलिड है उससे अगर गैस बन रही है तो उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से अगर हमारे पास डायरेक्टली सॉलिड बन रहा है तो उसको हम लोग डिपोजिशन जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहां पे आते हैं, लिक्विड्स अगर सॉलिड्स में चेंज हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो लिक्विड्स से डायरेक्टली जो है वो सॉलिड्स का फॉर्मेशन होना इज सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड्स से डायरेक्टली लिक्विड्स का जो है वो फॉर्मेशन होना इज फ्यूजन। ठीक है, तो ये दो टर्म्स, लिक्विड्स से सॉलिड्स बनना उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोल देंगे, और सॉलिड्स से डायरेक्ट लिक्विड बनना इज फ्यूजन। तो ये चारों टर्म्स आपको 6 की 6 टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, जिसमें से ये सबसे इजी है, ये थोड़ी सी नई टर्म्स है, ये मे भी नई टर्म्स है, जिसमें से सॉलिडिफिकेशन आप समझ सकते हो बहुत इजीली, फ्यूजन आपको लर्न करना पड़ेगा कि सॉलिड्स से लिक्विड्स में चेंज होने को हम लोग जो है वो फ्यूजन बोल देते हैं। तो इन स्टेट्स को इंटरकन्वर्जन जो है वो किए जा सकते हैं, इन स्टेट्स के वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि कैसे हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है वो बना सकते हैं। अब यहां पे देखो, ये बहुत सिंपल है और काफी इसके अंदर जो है वो हमने लिखा हुआ है कि अगर हम लोग प्रेशर लगाएं और टेम्परेचर जो है वो कम कर दें तो हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं गैस को, मतलब गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, गैस को लिक्विड को हमारे पास अगर यहां पे प्रेजेंट है और मेरे को इसको किस में चेंज करना है, गैस में चेंज करना है, तो हमारे पास क्या एक टेक्निक हो सकती है, हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दें या प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दें सर्टेन जगह पे। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस जो है सॉलिड्स जो लिक्विड्स जो है वो गैस में चेंज हो जाएंगे। जैसे वही है, पैन के ऊपर रख के मैंने पानी को बॉयल कर दिया, पानी भाप बन के जो है वो उड़ गया, अब भाप बन के पानी उड़ गया, टेम्परेचर बढ़ा, गैस में चेंज हो गया। अब वही चीज है, या प्रेशर कम कर दो, बाहर प्रेशर एटमॉस्फेयर का है ही नहीं, मॉलिक्यूल्स आराम से जंप करके हवा में जो है वो आके तैर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो इसका उल्टा चलना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, गैस को ठंडा करना पड़ेगा, तभी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो थोड़े से ठंडे होंगे और आराम से घूमेंगे तो लिक्विड स्टेज वाली कैटेगरी में आएंगे। या उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई कर दो, गैप को एकदम से कम कर दो और वो लिक्विड्स के अंदर जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो
प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, या वो सॉलिड है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो किसी जगह पे अगर आपने लगा रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि वो लिक्विड्स वाली स्टेज में होगा या वो सॉलिड्स वाली स्टेज में होगा। ठीक है, ऐसी बहुत कम प्रेशर है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ठीक है, लो प्रेशर है, तो वो गैस ही जो है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर होने वाली है। ठीक है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड को हम लोग लिक्विड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड्स को गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका वाइस वर्सा, मतलब अगर टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो गैसेस मेरे पास लिक्विड्स में चेंज हो जाती हैं, ठंडा कर दो लिक्विड्स को, ठंडा कर दो वो बर्फ बन जाता है या वो सॉलिड्स के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सारा आपने टेम्परेचर्स जो है वो कैसे रख रखे हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे पास सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैसेस में चेंज हो रही है, और टेम्परेचर को कम करने से गैसेस जो है वो लिक्विड्स में और लिक्विड्स जो है वो सॉलिड्स में चेंज हो रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये क्लियर है। और प्रेशर अगर हम लोग बढ़ा दें तो गैसेस को लिक्विड्स में चेंज किया जा सकता है, प्रेशर बढ़ा के प्रेशर को कम कर दें तो हमारे पास लिक्विड्स को जो है वो गैसेस में चेंज किया जा सकता है। दिस इज द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये फंडा आपको जो है वो क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग जो है वो ये टेबल के तौर पे जो है वो मैंने यहाँ पे समझा रखा है, और फिर हम लोग जो है वो लेटेंट हीट को समझेंगे। तो यहाँ पे देख लो, सॉलिड को हीट किया तो वो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को हीट किया तो वो गैसोस स्टेज में कन्वर्ट हो रही है, गैस को कूल किया तो वो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड्स को कूल किया तो वो सॉलिड स्टेज में कन्वर्ट हो रही है। मैं अज्यूम कर रहा हूं क्लियर है। लेटेंट हीट जो है वो क्या होता है, तो बहुत सारी छुपी छुपी बातें जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसको हम लोग हिडन बोल देते हैं। तो लेटेंट से मतलब हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो। लेटेंट का मतलब हमारे पास होता है हिडन, हिडन का मतलब होता है छिपी हुई हीट। ठीक है, छिपी हुई से मतलब क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ध्यान से समझो। सॉलिड्स है मान लीजिए हमारे पास, और सॉलिड्स का क्या स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास सॉलिड्स का रहता है। ठीक है, कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पूरे चिपक के बैठे हुए हैं, बिल्कुल कम स्पेसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में। और लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड्स का क्या स्ट्रक्चर हम लोगों के पास जो है वो होता है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो लिक्विड जो है वो हमारे पास रहता है। ठीक है, सॉलिड्स इस तरह के स्ट्रक्चर के हैं, लिक्विड्स जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर के हैं। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, ये मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस पे था। ऑब्वियसली पानी की बात मैं कर रहा हूं, और पानी किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सॉलिड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, पानी को हीट देनी शुरू कर दी। पानी को जैसे ही मैं हीट दूंगा तो हो सकता है इसका टेम्परेचर अब हट के, या मैं नीचे लिख देता हूं, अब टेम्परेचर इसका हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। इसने बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास कौन सी स्टेट इसकी रहेगी, सॉलिड ही रहेगी। उतनी हीट नहीं मिली है कि मॉलिक्यूल पिघल जाए। उसके बाद फिर मैंने और हीट दी, अब इसका टेम्परेचर जो है वो -1 डिग्री सेल्सियस हो गया, और हीट दी तो अब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ध्यान से समझना, अब यहां से मेन कहानी जो है वो शुरू हो रही है कि जैसे जैसे मैं हीट देता जा रहा हूं, ये सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस तक आके मैं खड़ा हो गया। अब मैंने और हीट दी, अब ध्यान से सुनना, अब वाली जो हीट दे रहा हूं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हिडन है, ये छिप जाएगी, नजर ही नहीं आएगी किसी को, क्योंकि अभी देखो ये सॉलिड स्टेज में था, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका हो चुका है। अब मैं और हीट दे रहा हूं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। सबसे बड़ी बात यही है इसके अंदर कि अब मैं हीट दूंगा, देख मैंने -5 पे हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा, -3 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, और हीट दी -2, और हीट दी -1, और हीट दी 0, और हीट दी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, हीट गई कहां, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हुआ ना, अब ये मॉलिक्यूल है सॉलिड। इसके बाद होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जो और हीट मैं दे रहा हूं वो यूज करके ये मॉलिक्यूल्स अब दूर 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 जा रहे हैं और अपनी स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो जो भी एनर्जी अब खप रही है यहां पे, अब यूज हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस के बाद, वो एनर्जी मैटर की स्टेट को चेंज कर रही है। एटम्स जो है वो दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। इसी हीट को, जो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है लेकिन स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स को बदल देती है, उसी को हम लोग जो है क्या बोल देते हैं,
लेटेंट हीट जो है वो बोल देते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा दूर दूर जाएंगे और एक लिक्विड को फॉर्म कर लेंगे। अब ये लिक्विड भी किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। अब जो मैं हीट दे रहा हूं वो हीट, इसका टेम्परेचर हो सकता है 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, डिपेंडिंग ऑन कितनी हीट जो है वो मैंने इसको दी। लेकिन ये सॉलिड से लिक्विड चेंज होना, रीअरेंजमेंट होना हीट के एब्जॉर्ब करने से, लेकिन टेम्परेचर का ना बढ़ना, इज द हम लोगों के पास क्या रहता है, लेटेंट हीट जो है वो होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये आपको क्लियर है। अब ये सॉलिड से लिक्विड्स वाली कैटेगरी में मैंने आपको समझा दिया, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन रहता है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। अगर इसी चीज को जो है वो लिक्विड से गैस वाली कैटेगरी में मैं कंपेयर करूं तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक हम लोगों के पास कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ, अभी हमने देखा ये क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, लेटेंट हीट किस चीज की, 2 कैटेगरीज हमने इसकी डिवाइड कर दी। एक हो गया हमारे पास क्या, फ्यूजन, और दूसरा लेटेंट हीट हम लोगों के पास क्या हो गया, वेपराइजेशन जो है वो हो गया। ठीक है, वेपराइजेशन वाली कौन सी है, ये लिक्विड से कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है वो चेंज कर रहा है, गैस में, और ये हम लोगों के पास हीट जो है वो सॉलिड से कौन सी कैटेगरी में चेंज कर रही है, लिक्विड वाली कैटेगरी में जो है वो चेंज कर रही है। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको क्लियर है। ठीक है, अब इसको जो है वो बेसिक हम लोग डेफिनेशन से नोट कर लेते हैं, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजों को लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो एक बार आप देख लेना। ठीक है, यहां पे देखो क्या हुआ हम लोगों के पास, इसको देखो, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों के पास क्या हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल द आइस मेल्ट्स। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रहा है सॉलिड्स का लिक्विड्स के अंदर, समझा दिया। दिस इवन हैपेंस, वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, हम कंटिन्यूसली हीट को सप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स जो है वो ओवरकम कर रहे हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। मतलब जो उसके बीच में अट्रैक्शन था, अब वो हीट को इस्तेमाल करके उस अट्रैक्शन से दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, और दूर दूर होते 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 लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं। यही सेकंड पॉइंट जो है वो बता रहा है। अब हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन टेम्परेचर का राइज नहीं हो रहा, इसीलिए इसको हम लोग जो है वो लेटेंट वर्ड, लेटेंट हीट जो है वो बोल देते हैं। लेटेंट का मीनिंग जो है वो हमारे पास हिडन रहता है। तो ये मैंने सारा जो है वो समझा दिया। एक बार आप अपना स्क्रीनशॉट जो है वो इसको ले लें यहां पे, और फिर जो है वो मुझे लगता है आपको बेटर चीजें जो है वो क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या था, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, मैंने सारा समझा दिया। ये हीट रिक्वायर्ड है 1 kg, अब देखो डेफिनेशन के तौर पर इसको लर्न करना पड़ेगा। 1 kg लिक्विड को हम गैस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और बिना उसका टेम्परेचर राइज हुए जो हीट लग रही है उसको लेटेंट हीट बोल देते हैं, स्टेट को चेंज करने में जो लगती है। अब मेन यहां पे क्या चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये हिडन हीट कौन सी स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है। ये हिडन हीट लिक्विड्स को गैस में चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है, और जो यहां पे फ्यूजन वाली हिडन हीट है ये किसको चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है, ये हम लोगों के पास ऐसी हीट है जो सॉलिड्स को किसके अंदर चेंज कर रही है, लिक्विड्स के अंदर जो है वो चेंज कर रही है। तो ये 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, ये 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करना, इसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन बोल देते हैं। टेम्परेचर का राइज इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब करके नहीं होता, ये हीट सिर्फ एक स्टेट ऑफ मैटर को जो है वो चेंज करने का काम कर रही है। ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार इसके अंदर कि ये स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअली चेंज हो कैसे रही है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग को अंडरस्टैंड करो ना, कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों हुआ, वेपराइजेशन क्यों हुआ, तो ये 4-5 लाइंस लिखी हुई है, काफी अच्छे से आपको जो है वो चीजों को क्लैरिफाई कर देंगी। तो पहला क्या है, जब भी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस जो है वो बढ़ जाती है। ऑब्वियसली गैसेस सबसे ज्यादा रैंडम है, लिक्विड्स थोड़े से कम रैंडमली मूव कर रहे हैं, और सॉलिड्स तो बहुत कम मूव कर रहे हैं। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन करी, अब मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो अब उसकी वाइब्रेटिंग स्पीड बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड वाली कैटेगरी से निकल के लिक्विड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी ओवरकम कर देते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतनी ज्यादा एनर्जी उनको मिल जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कि वो कहते हैं चल छोड़ दूसरे मॉलिक्यूल को, मैं जा रहा दौड़ने, मैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, मैं तो जा रहा हूं भाई
ओवरकम कर देते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को एक दूसरे के बीच में जो है जो लग रहे थे, जिससे वो मॉलिक्यूल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशंस को लीव कर देते हैं। और मॉलिक्यूल्स जब फिक्स्ड पोजीशंस को लीव कर देते हैं तो सॉलिड्स जो है वो मेल्ट कर जाते हैं और किस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे पास लिक्विड स्टेज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग जो है वो आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों के पास स्टीम जो है वो ज्यादा हार्मफुल है वाटर से। अगर दोनों को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कंपेयर करके चल रहे हैं तो स्टीम ज्यादा हार्मफुल होती है वाटर से। ऐसा क्यों, इस चीज का कारण जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ध्यान से समझना। स्टीम जब बन रही थी तो हमारे पास जो लिक्विड था वो हमारे पास किसके अंदर चेंज हो जाता है, गैस के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। अब सॉरी गैसेस के अंदर चेंज हो जाता है लिक्विड जो है। अब ये भी मान लीजिए मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, गैस है। अब लिक्विड जब गैस में चेंज हुआ होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के बिना राइज किए गए उसने एटलीस्ट वो हीट गेन की होगी जो उसकी स्टेट को चेंज कर रही है। तो लिक्विड ने लेटेंट हीट गेन की तभी ना वो गैसेस के अंदर चेंज हुआ। तो इसका मतलब गैसेस के अंदर अगर हीट की बात की जाए तो गैसेस में हीट ज्यादा है। गैसेस ने एक छिपी हुई हीट को ऑलरेडी गेन कर लिया हुआ है। टेम्परेचर गैसेस का राइज जो है वो नहीं किया था, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही था, लेकिन गैसेस में हीट ज्यादा है, टेम्परेचर सेम है, हीट ज्यादा। क्यों? क्योंकि गैसेस ने अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को कम करने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर रखी है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट बोल देते हैं। तो उसके बाद जो वो गैसेस बनी है, तो इसका मतलब गैसेस में अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा, तो गैसेस जो है वो स्फीयर बर्न को कॉज करती है। मतलब गैसेस के अंदर ज्यादा बर्निंग जो है वो होगी। कारण इसका सिंपल है, गैसेस में हीट ज्यादा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है और हम लोगों के पास यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग के लिए। अगर 0 डिग्री सेल्सियस का पानी लें या 0 डिग्री सेल्सियस की आइस लें, कौन ज्यादा ठंडा करता है? तो हम लोगों के पास आइस है जो ज्यादा ठंडा करेगी। ध्यान से समझना इसका भी रीजन। देखो आइस ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये ऑब्वियसली मेल्ट करके किसके अंदर चेंज होगी, वाटर के अंदर चेंज होगी, जो कि लिक्विड स्टेज पे है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऑब्वियसली आइस ने कुछ छिपी हुई हीट को गेन किया अपने स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए सॉलिड से लिक्विड में। उस छिपी हुई हीट का गेन हुआ है आइस के अंदर, तो जाके लिक्विड बना है। इसका मतलब अगर हम लोग बात को अंडरस्टैंड करें तो लिक्विड्स के अंदर ज्यादा हीट है। लिक्विड्स के अंदर ज्यादा हीट क्यों है? क्योंकि लिक्विड्स ने ऑलरेडी लेटेंट हीट को जो है वो एब्जॉर्ब किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, तो जाके वो कन्वर्ट हुए हैं। तो अगर हम लोग कूलिंग के फैक्टर की बात करें तो हीट लिक्विड में ज्यादा, इसका मतलब बेटर कूलिंग नहीं करेगी। इसीलिए आइस जो है वो बेटर कूलिंग करेगी हम लोगों के पास, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्लियर है। इवेपोरेशन को जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो एक प्रोसेस जिसमें लिक्विड्स जो है वो किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं, उसी चीज को हम लोग इवेपोरेशन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अपनी तली के ऊपर पानी रखा, अपने हाथ के ऊपर, पाम के ऊपर जो वाटर रखा और ऐसे खड़े रहो काफी देर, बिल्कुल हल्का सा रखना, थोड़ी देर में सूख जाएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है आजकल, सूख जाएगा पानी। कारण क्या होगा? और आपके हाथ को ठंडा ठंडा फील लगेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। कारण समझना इस चीज का, जैसे ही आपने पानी इसके ऊपर डाला, आपके हाथ के अंदर हीट है बहुत सारी, वो पानी उस हाथ की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे मॉलिक्यूल्स, अपनी रैंडमनेस को बढ़ाएंगे और जंप मार के आपके हाथ के बाहर, मतलब लिक्विड से गैसोस स्टेज में जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब ऐसी स्टेज है जिसमें बॉइलिंग करने की जरूरत नहीं है, गर्म करने की जरूरत नहीं है। पानी की अपनी प्रॉपर्टी है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है चीजों को एनवायरमेंट से ही। हीट अपने आप ही खींच लेता है, जितनी को चाहिए होती है उतनी को खींच के जंप मार देता है बाहर, मतलब लिक्विड से गैसेस में जो है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो, आजकल आप लोग कपड़े धो रहे हो अपने और सूखने डालते हो तो वो सूख जाते हैं। बॉइलिंग थोड़ी होती है, पानी बॉयल थोड़ी करता है कपड़ों के अंदर से, फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर से एनर्जी गेन करके मॉलिक्यूल्स जंप करके कपड़े से बाहर निकल जाते हैं, रैंडमनेस जो है वो अपनी बढ़ा लेते हैं, जिसको हम लोग इवेपोरेशन जो है वो बोल देते हैं। तो इस इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो रही है भाई। एंटार्क्टिका में भी लोग कपड़े धो रहे होंगे, शायद मुझे लग रहा है सूख रहे होंगे। बहुत ठंड में भी लोग कपड़े धो रहे हैं तो भी सूख रहे हैं, गर्मी में धो रहे हैं तो भी सूख रहे हैं। लेकिन फर्क है थोड़ा सा, गर्मी में थोड़ा जल्दी सूख रहे हैं, ठंड में थोड़ा सा धीरे सूख रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, इसके डेफिनेशन के अंदर आपको एक दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि हमारे पास लिक्विड से वेपर्स में जो है वो कन्वर्जन चीजों के हो रहे हैं, और जिसको बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जरूरी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट रीच आउट किया, कोई भी टेम्परेचर हो वहां पे इवेपोरेशन जो है वो टेक प्लेस कर रही है, और हम लोगों के पास इस टर्म को इवेपोरेशन बोल देते हैं। अकर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे जो है वो टेक प्लेस कर सकती है। सरफेस फिनोमेना, मॉलिक्यूल्स एनर्जी को सरफेस से जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं
और वो अपनी स्टेट को जो है वो चेंज कर देते हैं। अब जब वो सरफेस से मॉलिक्यूल की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं ना, तो सरफेस से एनर्जी निकल गई। ऑब्वियसली एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अगर सरफेस से एनर्जी निकल गई है तो वो सरफेस की एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास कम होगी, जिससे सरफेस जो है वो क्या हो गया, हमारे पास ठंडा जो है वो हो जाएगा। तो सरफेस की एनर्जी चेंज होगी और सरफेस हम लोगों के पास थोड़ा सा ठंडा फील करेगा। इसीलिए इवेपोरेशन जो है वो कॉज करती है, किस चीज को कॉज करती है, कूलिंग को जो है वो कॉज करती है। अब क्वेश्चन याद है कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में कपड़े लेट सूखते हैं। और इससे ज्यादा मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि भैया अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है एनवायरनमेंट के अंदर, चीजें फटाफट से एनर्जीज को अब्सॉर्ब करेंगी और जो है वो जंप करके मॉलिक्यूल्स उस कपड़े से बाहर जो है वो निकल जाएंगे, इवेपोरेशन जो है वो हो जाएगी। तो ग्रेटर द टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतनी ज्यादा इवेपोरेशन का रेट हम लोगों के पास जो है वो होने वाला है। दूसरा अगर मैं बात करूं ग्रेटर द सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करो। मान लो आपने कपड़े धोए और कपड़े आपने, जैसे ये है, ठीक है, ये कपड़ा आपने धोया, स्क्रीन साफ करने के लिए रखा हुआ, और उसको धोने के बाद ना ऐसे इकट्ठा करके आपने ऐसे कहीं पर रख दिया गीला करके, ये जल्दी सूखेगा मुझे बता दो, या आपने इसको एकदम फैला के ऐसे रख दिया, तो कौन सा जल्दी सूखेगा कपड़ा? ऑब्वियसली फैला के वाला, क्योंकि फैला के वाला ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट के कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, ज्यादा कांटेक्ट में है, तो मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा है जंप करने के लिए, ठीक है ना। मान लो इकट्ठा कर दिया, अब इसके बीच में घुस के कोई मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, उसको जगह ही नहीं मिल रही, भाई यहाँ पे कपड़ा अड़ रहा है, दूसरा अड़ रहा है, यहाँ फैला के रख दिया हम लोगों ने, तो मॉलिक्यूल को एकदम खुली जगह मिल रही है, भाई मौका लगते ही यहां से जंप मारी और सूख गया। तो ऐसे केसेस में जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सूखने की टेंडेंसी हम लोगों के पास बढ़ जाएगी। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया तो ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ क्या होगा हम लोगों के पास, इवेपोरेशन का रेट जो है वो होने वाला है। अब ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है? मान लो एयर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि कितना वाटर कंटेंट जो है वो एयर में प्रेजेंट है। अब एयर में ज्यादा वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, ऑलरेडी मॉलिक्यूल पानी के जो है वो बैठे हुए हैं, और जो नए मॉलिक्यूल सूख के आ रहे हैं वो कह रहे हैं भाई जगह ही ना है, जगह ही ना है तो आएगा कहां पे? तो मॉलिक्यूल्स में अगर स्पेस का ही फाइट हो गया, एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स के स्पेस ही नहीं है प्रॉपरली प्रेजेंट, तो मॉलिक्यूल्स के जाने में धक्का लगेगा, नहीं जाएंगे, वो धक्का मार मार के भी नहीं जाएंगे, बहुत लेट से सूखती हैं चीजें, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो चीजों की सूखने की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और वाटर वेपर्स के हैंग होने की कैपेसिटी कम होती है, स्पेस कम होता है, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर में चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि स्पेस की जो वो फाइट हो रही है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होने की वजह से लेसर वाटर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो इस फैक्टर को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड कैसे हम लोगों के पास इस चीज को अफेक्ट कर रही है? जितनी तेज हवा चल रही है, बहुत सिंपल है इस चीज को समझना, उतनी जल्दी कपड़े के सूखने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। और जितनी कम हवा चल रही है उतनी कम टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि जैसे ही हवा तेज चलेगी ना तो मॉलिक्यूल्स जो है वो उनको एक ऑलरेडी चलता बहता प्रेशर जो है वो मिल रहा है, जिससे वो इजीली उस कपड़े को छोड़ के मूव करने की टेंडेंसी जो है वो रखेंगे, एनर्जीज एक फ्लो से भी उसको जो है वो मिल जाएंगी जी। ग्रेटर द विंड स्पीड जो है वो रहेगी तो ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इसके बाद बहुत सारा कंफ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाता है, यार इवेपोरेशन तो समझ लिया, किसी भी टेम्परेचर पे जो है वो चीजें वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बॉइलिंग जो है ना वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, लेकिन बॉइलिंग ऐसे नहीं होता। बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। मान लो कहीं पे आपने पानी रखा हुआ और कहीं पे दूसरे कंटेनर में पानी रखा हुआ, एक को आपने गैस के ऊपर रखा हुआ, एक को आपने नॉर्मली रखा हुआ। इस कंटेनर में जो नॉर्मली रखा हुआ ना, पानी कभी कभी बीच बीच में से मॉलिक्यूल जिसका दाव लग रहा है वो जंप कर रहा है, ठीक है, इकट्ठे एक साथ जंप नहीं कर रहे हैं। बॉइलिंग में डिफरेंस है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, बल्क में एक साथ सारी चीजों का प्रेशर जो है वो इतना रिड्यूस हो गया या टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ने इकट्ठे जंप मार दी बाहर, दैट इज बॉइलिंग। बल्क फिनोमेना, बल्क में एक साथ हो रहा है। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना, जो सरफेस पे प्रेजेंट थे उनका दाव लगा, उन्होंने जंप मारा, वो वेपर हैंग कर गए आगे एयर के अंदर, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है और जो बॉइलिंग है वो हम लोगों के पास एक बल्क फिनोमेना है। इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे टेक प्लेस कर सकती है, जबकि हमारे पास जो बॉइलिंग है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही जो है वो टेक प्लेस करती है। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी ये।
जो मुझे लगता है आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि यार मटका कैसे चीजों को ठंडा करता है। आजकल तो गर्मियों का मौसम है और बहुत सारे घरों में इंडिया के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मिट्टी से बना होता है, इसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारा वाटर जो है वो इसके अंदर से पोर्स से बाहर निकल के मटके की जो सतह है उसके ऊपर जो है वो आके क्लिंग कर जाता है, मतलब हैंग कर जाता है, ठीक है। अब जैसे ये वाटर आया, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा गर्म है, इन मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया मटके से, तो ये जंप करके वेपर्स जो है वो हवा में आ गए। अब क्योंकि इन्होंने मटके की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था तो मटके की एनर्जी कम होगी। धीरे 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो इवेपोरेट करने लगे मटके से, जिससे मटका ठंडा होता गया और 5, 7, 10 घंटे के बाद तो पानी बहुत ज्यादा ठंडा इवन मटके के अंदर जो है वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन अगर आप प्रिंसिपल समझोगे तो इवेपोरेशन से जो है वो कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है तो मटके के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स इवेपोरेट करते हैं, कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के पास मटका जो है वो ओवरऑल तौर पे जो है वो ठंडा हो जाता है। ये इसका पर्टिकुलर रीजन है, मैं जूम कर रहा हूं, क्लियर है, ठीक है। अब बेटा जी हम लोग एक नई यूनिट सीखने वाले हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये वाली, और हम लोगों के पास क्या बोलती है कि केल्विन यूनिट है। सबसे पहले तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे जो है वो चेंज करना है, ये मैं सारा का सारा फंडा जो है ना आपको नीचे लिख के जो है वो समझा देता हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं करवा दूंगा। तो सबसे पहले देखो, केल्विन के अगर अंदर आप किसी को भी डिग्री सेल्सियस को चेंज करना हो तो डिग्री सेल्सियस के अंदर आप 273 जो है वो ऐड कर दो, एग्जैक्टली 273.15, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिश्ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 2 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, केल्विन में कितनी वैल्यू आएगी वो यहां पुट करी 2 और उसके अंदर क्या अप्रोक्सीमेटली ऐड कर दिया आपने 273, जो कि सॉल्व करके मेरे पास 275 जो है वो आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे मैंने बोला कि बेटा 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, तो आप कैसे करोगे। अब ये केल्विन वाले फॉर्मूला में केल्विन की जगह मैंने 300 लिख दिया, डिग्री सेल्सियस मेरे को निकालना है, एक्स ले लिया और इसको रेंडमली मैंने 273 वैल्यू ले ली। अब ये 300 में से जब मैं 273 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो जाएगा। तो यहां से मैंने केल्विन को डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। मैं ज्यूम कर रहा हूं आपको ये फंडा जो है वो क्लियर है। चेंज को जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ बच्चे जो है वो देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास हम लोगों के यहां पे जो लिखा हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कमरे का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था, अब इस कमरे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो चुका है। तो कितना चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है कमरे के टेम्परेचर में, उसको केल्विन में चेंज करो। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंपली देखते हैं कि भैया हाँ जी सर ने जो है वो करा रखा है 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम लोगों को जो है वो 273 ऐड करना है और हम लोगों के पास जो है ये 278 केल्विन जो है वो आ जाएगा। और एकदम से खुशी खुशी इस चीज को जो आंसर करेंगे सर 278 केल्विन इज द चेंज इन द टेम्परेचर, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। अब ध्यान से समझना इस पर्टिकुलर चीज को आप। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस कमरे का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, अब इस कमरे का टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास यहां पे कितना देखने को मिल रहा है, +5 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसको मैं केल्विन में चेंज करता हूं। कैसे कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो। अब केल्विन में जब मैं इसको डिग्री सेल्सियस को चेंज करूंगा तो 25 के अंदर मेरे को 273 ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 298 केल्विन के जो है वो बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा 273 के अंदर जो है वो हम लोग 30 ऐड करेंगे, विच इज इक्वल टू 303 केल्विन के बराबर जो है वो हो जाएगा। क्योंकि देखो केल्विन में कितना चेंज हुआ, आप ध्यान से अगर देखो ये बड़ा शॉकिंग लगता है कई बार बहुत सारे बच्चों को देखने में कि 303 माइनस 298 वो भी 5 केल्विन ही हो रहा है। तो जब हम लोग चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो जितना चेंज डिग्री सेल्सियस के अंदर टेक प्लेस करता है वही सेम चेंज जो है वो केल्विन में भी टेक प्लेस करता है। ये नहीं है कि केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर हम निकाल रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग जो है वो 273 ऐड कर रहे हैं। ये अपने को नहीं करना है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे यूजुअली करते हैं।
वो चीज को आपको जो है वो नहीं करना। यहाँ पे 5 केल्विन चेंज जो है वो रहेगा। तो जितना डिग्री सेल्सियस में चेंज आ रहा है उतना ही जो है वो केल्विन में चेंज आएगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोगों के पास जो है वो 273 ऐड करना है। लेकिन अगर हमारे पास 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स का डिफरेंस है तो जितना डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में आता है वही सेम डिफरेंस जो है वो हम लोगों के पास केल्विन में आता है। ये चीज को आपको जो है वो अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं जूम कर रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपको क्लियर है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटीज और एग्जाम्पलर्स से मैंने ले रखे, वही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोगों के पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसको हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, पढ़ो। हमारे पास है 293 केल्विन। अब देखो क्या फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब 293 केल्विन है, यहां कर दो 293 पुट, डिग्री सेल्सियस मेरे को निकालना है, मैंने एक्स ले लिया और साथ में जो है वो अगर मैं देखूंगा तो इस पर्टिकुलर जगह पे 273 जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी मेरे पास, दोनों को माइनस कर दो, 293 माइनस 273 विच इज इक्वल टू 20 केल्विन के बराबर जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सॉरी 20 नॉट केल्विन, क्योंकि हमने ये डिग्री सेल्सियस जो है वो निकाला है, तो 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर जो है वो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ऐसी 470 था तो इसी फॉर्मूला के अंदर हम लोग 470 पुट कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू x प्लस 273। यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, 470 में से 273 जो है वो हम लोग माइनस कर देंगे। और जब हम 470 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास 197 डिग्री सेल्सियस जो है वो आंसर आने वाला है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जो है वो कैसे चेंज करना है। अब 25 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन जो है वो कितना होगा, देखो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस में कितना है 25 प्लस 273। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो केल्विन में वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 298 केल्विन जो है वो वैल्यू आ गई। ऐसे देखो इसको केल्विन में चेंज करना तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, 273 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर अगर आप 273 ऐड करोगे हमारे पास 646 वैल्यू जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी। मैं जूम कर रहा हूं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर क्या रिलेशंस है आपको समझ में आ गया। मैं जूम कर रहा हूं, ये क्वेश्चन क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो हम लोगों के पास क्या होते हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब सारा लिक्विड जो है वो हम लोगों के पास वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लिक्विड स्टेज के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक बल्क फिनोमेना है, एक साथ टेक प्लेस करता है। इसका मतलब जो भी लिक्विड जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारा का सारा वेपर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जहां पे जो है वो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल्स को, देखो मॉलिक्यूल बाइंडेड है, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ रही है एक दूसरे से दूर दूर लेके जाने के लिए और एनवायरमेंट के अंदर जंप कराने के लिए। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड थे। अगर कम हीट देनी पड़ रही है और बहुत जल्दी मॉलिक्यूल जो है वो जंप करके एनवायरमेंट के अंदर आ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स उतना अच्छे से बाइंडेड नहीं थे, उतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में नहीं था, इसीलिए वो जल्दी छोड़ के एक दूसरे को कन्वर्ट हो गए किस स्टेज के अंदर, वेपर स्टेज के अंदर। तो मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। अगर हम लोग बात करें आगे, तो आगे जो है वो हम लोगों के पास इसी तरह का एक और डेफिनेशन है जिसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बोल देते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है उस चीज को भी देख लो। तो मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर लिक्विड से वेपर्स के अंदर जो है वो कन्वर्जन हो रहा है, और यहां पे मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, सॉलिड जो है वो पिघल के लिक्विड में जो है वो चेंज हो रहा है। अब देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड है, बहुत कम स्पेसेस हैं पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन जैसे ही हमने उसको हीट करना शुरू किया तो उसके बीच के स्पेसेस जो है वो बढ़ने लग गए, और एक ऐसे टाइम के बाद जब वो बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पर्टिकुलर जो है वो लिक्विड स्टेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे सॉलिड जो है वो मेल्ट करके एक लिक्विड स्टेज के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बोल देते हैं। अब ये एक इंडिकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन की। वही सेम बात होगी अभी, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि उतने ज्यादा बाइंडेड तरीके से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच है, उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, उतना टेम्परेचर राइज करना पड़ रहा है ताकि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जो है वो चले जाएं और वो वेपर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी,
आपको ये भी क्लियर है। अब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये याद रखो, ये तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और ये जो है वो 273.15 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये हम लोगों के पास इन केल्विन जो है वो होता है। अब प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग जो है उसमें सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही है, इसी को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। बच्चों को कई बार इसके अंदर जो है वो डाउट्स जो है वो रहता है, व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन इज चेंज होना। किस चीज के अंदर चेंज होना? सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो चेंज होना, और वो पूरा का पूरा सब्सटेंस किसी एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाने को ही जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन जो है वो बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। एक और कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग जो है वो अपने पास सब्लिमेशन जो है वो बोल देते हैं। अब सब्लिमेशन में हमने एक चीज पढ़ ली है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैसेस में चेंज होना, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम लोगों के पास कि बीच वाली स्टेज ही सरपास होगी। देखो यूजुअली देखने को क्या मिलता है कि सॉलिड जो है वो पहले हमारे पास लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है और फिर वो गैस स्टेज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, चीजें हैं जिसमें ये लिक्विड आता ही नहीं है, वो सीधा का सीधा सरपास करके ही जो है वो सॉलिड किसके अंदर चेंज हो जाता है? हम लोगों के पास गैसेस के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, जहां पे सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हुआ ही नहीं, पिघला ही नहीं, सीधा का सीधा वेपर बन गया। ऐसा तब पॉसिबल होता है जब किसी का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब पिघलने वाला पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट और भाप बनने वाला पॉइंट दोनों सेम है, मतलब मेल्ट किए नहीं, सीधा बॉयल ही कर गया। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होने की वजह से लिक्विड स्टेज को टेंपरेचर ही नहीं मिला एग्जिस्ट करने के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर टेंपरेचर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही सेम है। मॉलिक्यूल का डिजाइन इस तरीके का है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम है, जिससे लिक्विड स्टेज ही सरपास होगी और चीजें जो है वो सॉलिड स्टेज से डायरेक्टली जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? गैसो स्टेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगी। इसी चीज को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं? सब्लिमेशन जो है वो बोल देते हैं, जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है किसमें? वेपर्स में, और हीट करने से, और ये जो चेंज है जिसमें वो डायरेक्टली सॉलिड्स में चेंज हो रहा है और कोई लिक्विड स्टेज जो है वो इसके अंदर नहीं आ रही है, और इस चीज को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं? सब्लिमेशन जो है वो बोल देते हैं। मतलब सॉलिड्स का डायरेक्टली किसमें चेंज होना? गैसेस में चेंज होना, लिक्विड स्टेज का ना आना को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं? सब्लिमेशन जो है वो बोल देते हैं। इसके बाद एक चीज और है जो डेफिनेशन के तौर पे आपको जो है वो समझनी है, दैट इज डेपोजिशन। डेपोजिशन हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है कि हम लोगों के पास गैस का उल्टा अगर चल रहे हैं, हम लोग गैस को ठंडा करो लिक्विड बनती है, लिक्विड को ठंडा करो सॉलिड बनता है। लेकिन अगर गैस डायरेक्टली मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं इसको ऑलरेडी अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर, उसको हम लोग डेपोजिशन बोल देते हैं। मतलब एक दूसरे का जो है ये कंप्लीमेंट्री है, सॉलिड से सीधा गैस बनना और गैस से सीधा सॉलिड बनना। एक को हम लोग जो है वो सब्लिमेशन बोल देते हैं और दूसरे को हम लोग जो है वो डेपोजिशन बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। अब इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों के पास एग्जिस्ट करते हैं? सबसे पहला एग्जांपल है हम लोगों के पास कौन सा? नेप्थलीन बॉल्स का। नेप्थलीन बॉल्स जो है वो कौन सी होती हैं? जिसके अंदर सॉलिड्स, ये फर्नैल की गोलियां इसको हम लोग पंजाबी में बोल देते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली टॉयलेट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो जेंट्स टॉयलेट है, लेडीज तो मैंने देखे नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। जेंट्स टॉयलेट के अंदर जो यूरिनल वाला पार्ट होता है उसके अंदर ये वाली गोलियां फेंक रखी होती है, या कई बार जो है वो सिंक में, बेसिन्स में भी जो है वो इसको फेंक देते हैं। तो ऑब्वियसली ये नेप्थलीन बॉल्स हैं और ये सबलाइम करती हैं, मतलब सॉलिड से सीधा सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैम्फर कपूर होता है, ये घरों के अंदर यूजुअली मिल जाता है। अमोनियम क्लोराइड या आयोडीन, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस हमारे पास लिक्विड स्टेज को सरपास करके सॉलिड से सीधा और सीधा किसके अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं? गैसेस के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं। मैं ज्यूम कर रहा हूं, क्लियर है। अब सब्लिमेशन एक टेक्निक है जो केमिस्ट यूज करते हैं कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। अब ये प्यूरिफिकेशन की टेक्निक है, हम लोगों के पास चैप्टर 2 है पूरा का पूरा, जिसमें हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाला पार्ट जो है वो देखेंगे, तो उसके अंदर मैं इसको डिटेल में जो है वो समझा दूंगा। आप अभी के लिए थोड़ा सा आइडिया ले लो कि चीजें सॉलिड स्टेज में थी और सीधा गैस में कन्वर्ट होगी, जो कि उस मॉलिक्यूल में अगर कहीं पे इंप्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट था तो वो सीधा का सीधा वेपर बन के उड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से, या हम लोगों को वाइस वर्सा गैसेस से हमने सीधा जो है वो सॉलिड में बना के चीजों को अलग कर दिया, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जो है वो प्यूरिफाई करने का काम जो है वो सब्लिमेशन टेक्निक से करते हैं, ठीक है। इसको अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा इसके अंदर। आप नेप्थलीन बॉल्स का देखो, नेप्थलीन बॉल्स का जो है वो हम लोगों के पास सब्लिमेशन होती है जो एस्केप कर जाती हैं, ठीक है, फेज के अंदर, और ये मोथ या कोई इंसेक्ट्स को जो है वो दूर रखती हैं क्लोथ्स वगैरह से,
कीड़ा वगैरह नहीं लगता कपड़ों को, ये इसका फायदा जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये वाला पोर्शन भी आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेप्थलीन बॉल डिसअपीयर क्यों कर जाती है, जो है वो टाइम के साथ सॉलिड बचता ही नहीं है उसके अंदर। कहां जाती है नेप्थलीन बॉल? तो वही सेम चीज है भैया, सेम स्टोरी सब्लिमेशन वाली, कि नेप्थलीन बॉल सब्लिमेशन को जो है वो शो कर रही है, वो सॉलिड से सीधा जो है वो हम लोगों के पास एक गैसोस स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड फेज उसके अंदर आता ही नहीं है। इसीलिए टाइम के साथ साथ जो नेप्थलीन बॉल है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसोस स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, कोई लिक्विड जो है वो फॉर्म नहीं होता। तो इसलिए नेप्थलीन बॉल जो है वो डिसअपीयर कर जाती है टाइम के साथ साथ, कोई सॉलिड जो है वो उसके अंदर नहीं बचता। एक चीज और अगर आप देखो क्वेश्चन के तौर पे, एक ड्राई आइस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ड्राई आइस हम लोगों के पास जो है वो क्या रहती है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है वो अपने पास ड्राई आइस बोल देते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। इसकी भी क्या खासियत है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सीधा और सीधा किसके अंदर चेंज हो जाती है, गैस फेज में चेंज हो जाती है, या वेपर तो नहीं बोलेंगे इसको, गैस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास चेंज हो जाती है। वेपर्स यूजुअली वाटर के लिए ही हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू गैस डायरेक्टली, कोई लिक्विड स्टेज इसके अंदर नहीं आती है, गीली होती ही नहीं है, इसलिए इसको ड्राई आइस भी हम लोग बोल देते हैं, सूखी बर्फ बोल देते हैं। सूखी क्यों है, क्योंकि ये बर्फ कभी गीली होगी ही नहीं, यू कांट फील इट वेट, क्योंकि लिक्विड स्टेज इसके अंदर है ही नहीं, लिक्विड बनती ही नहीं है, डायरेक्टली सॉलिड से किसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, चीजें गैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों के पास कोई भी लिक्विड स्टेज जो है वो नहीं बनती। अब इसको ड्राई आइस नाम क्यों दिया, क्योंकि ये मेल्ट नहीं कर रही है, और इसी प्रोसेस को हम लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन बोल रहे हैं, जिसमें लिक्विड्स क्विकली वेपराइज कर रहे हैं और वॉलेटाइल जो भी लिक्विड्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनके लिए एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको अलग से समझना। वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो भी लिक्विड्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। इसका ड्राई आइस से कोई लेना देना नहीं है, ड्राई आइस का फंडा यहां पे खत्म है। ठीक है, तो ड्राई आइस क्यों बोला, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला क्योंकि वो सब्लिमेशन शो कर रही है, वो डायरेक्टली हमारे पास वेपर फेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड्स उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं ड्राई आइस। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों के पास, व्हाट आर वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल जो वर्ड है ये नया है 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो जो भी लिक्विड्स हम लोगों के पास डायरेक्टली वेपर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होते हैं उसको हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड्स जो है वो बोल देते हैं। वेपराइजेशन जिनका हो जाता है, इजीली वेपर्स जो है वो जिस लिक्विड के बन जाते हैं उसको वॉलेटाइल लिक्विड्स हम लोग बोल देते हैं। और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं, जो लिक्विड्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं डायरेक्टली, उसको हम लोग नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये एक फंडा जो है वो क्लियर है आपको। डेजर्ट कूलर्स, बच्चों को लगता है भैया रेगिस्तान में कोई कूलर वूलर रखा होगा उसको डेजर्ट कूलर्स बोलते हैं, लेकिन डेजर्ट कूलर्स आप आराम से जो है वो समझ लो, हम लोगों के पास एक कूलर है जो नॉर्मली घरों के अंदर होता है, उसके यहाँ पे जो है वो एक फैन लगा हुआ है और यहाँ पे जो है वो घास फूस लगा रखी होती है और एक पानी का मैकेनिज्म होता है जो पानी जो है वो सारी साइड्स पे पंखों में जो है वो गीला कर देता है। ठीक है, और जैसे ही ये पंखों गीले हो जाते हैं, बहुत गर्म हवा इस कूलर के अंदर एंटर करती है। गर्म हवा जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आती है तो वो कूल डाउन कर जाती है। ठीक है, अब इस कूलर के ये वाले रीजन के अंदर ठंडी हवा होगी, क्योंकि गर्म हवा जैसे ही कूलर के इस रीजन से कांटेक्ट में आई, ठंडी होने के बाद यहां पे ठंडी हवा होगी। अब ये पंखा लगा हुआ है, ये जब घूमेगा तो ये अंदर से जो ठंडी हवा है उसको बाहर फेंकेगा, इसीलिए डेजर्ट कूलर्स भाई ठंडा करते हैं। सिंपल सा फंडा है। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखना है, वाटर फ्लो करता है विंडोज के ऊपर जो हेल्प कर रहा है हवा को ठंडा करने के लिए। फैन ऑफ द कूलर जो है वो कोल्ड एयर को बाहर रूम पे पुश कर देता है। बहुत सिंपल फैन होता है, नोट कॉल्ड बाय। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल सीलिंग फैंस की बात करें तो उसके ऊपर कोई कूलिंग मैकेनिज्म नहीं होता, वो जो भी लेंटर के साथ टच होता हुआ एयर है उसी को नीचे फेंकता रहता है और बहुत गर्म होती है यूजुअली हवा, क्योंकि कमरे के अंदर यूजुअली क्या होता है, एयर जब हॉट होती है तो वो राइज कर जाती है, तो ऊपर सेक्शन ऑफ द रूम हमारा सबसे ज्यादा गर्म होगा, नीचे वाला सेक्शन कंपैरेटिवली ठंडा रहता है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो सीलिंग फैन है वो काफी गर्मी जो है वो प्रोड्यूस करता है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये फंडा जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोगों के पास एक टॉपिक है जिसको हम लोग जो है वो डिफ्यूजन बोल देते हैं। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इस कमरे के अंदर मैंने पिस पिस जो है वो लगा रखा है, परफ्यूम जो है वो लगा रखा है, तो होगा क्या हम लोगों के पास, जैसे परफ्यूम मैं लगाऊंगा तो उसके फ्यूम्स जो है वो हवा में आएंगे। हवा गैसो स्टेज के अंदर है, गैसो स्टेज के पार्टिकल्स बहुत रैंडमली बहुत तेजी से जो है वो मूव कर रहे हैं और उन पार्टिकल्स के ऊपर बैठ के परफ्यूम जो है वो सारे कमरे में घूम जाएगा, सारे कमरे में घूम जाएगा, क्योंकि वो पार्टिकल्स तेज चल रहे हैं, जिससे सारे के सारे कमरे में जो स्मेल है वो फैल जाएगी। उसी चीज को हम लोग जो है वो डिफ्यूजन बोल देते हैं। अब ये स्मेल गैस में भी फैल सकती है, लिक्विड में भी फैल सकती है,
नो, लिक्विड में स्मेल नहीं होगी, लिक्विड में भी डिफ्यूजन हो सकता है और इवन सॉलिड्स के अंदर भी जो है वो डिफ्यूजन हो सकता है। ये सारे केसेस में डिस्कस कर रहा हूं। पहले तो देख लो, स्प्रेडिंग या मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस हो रहा है एक का दूसरे में, ठीक। मोशन ऑफ द पार्टिकल्स मैंने अभी समझाया आपको, एक पार्टिकल परफ्यूम का बैठेगा, हवा के पार्टिकल्स तेजी से चल रहे हैं जिससे पूरे के पूरे कमरे के अंदर वो चीज जो है वो फैलने वाली है, उसी चीज को हम लोग जो है वो डिफ्यूजन बोल देते हैं। अब जैसे डिफ्यूजन इन गैसेस की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के पास जो कुक्ड फूड है वो कमरे के सारे पोर्शंस के अंदर जो है वो रीच आउट कर रहा, जिसको स्मेल जो है उसकी, इसलिए उसको डिफ्यूजन इन गैसेस जो है वो बोल देंगे। पानी के अंदर अगर आप इंक के ड्रॉप्स डाल देते हो तो पूरा का पूरा पानी जो है वो ब्लू है पानी हो जाता है, नीला हो जाता है। या होली के कलर्स आपने जब कभी होली खेला होगा तो उसके अंदर डाले होंगे तो आपके होली का पूरा पानी का बाल्टी जो है वो नीला हो जाता है। कारण क्या? जो कलर डाला, पानी के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सारे पानी में जो है वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन जो है वो बोल देते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सॉलिड में कैसे डिफ्यूजन टेक प्लेस कर रहा है? सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। कैसे? सॉलिड के बीच में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, सारे सॉलिड्स रफ होते हैं, कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्पेसेस रहते हैं जो पार्टिकल इन जगह पे आके बैठ के फिट हो जाता है। जैसे टीचर को भी लिखता हो चौक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो ब्लैक बोर्ड एक सॉलिड बॉडी है जो थोड़ा सा रफ होने की वजह से उसके अंदर चौक के पार्टिकल्स जो है वो क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज जो है वो कर जाते हैं। उसी चीज को हम लोग जो है वो डिफ्यूजन बोल देते हैं, या डिफ्यूजन इन सॉलिड्स जो है वो बोल देते हैं। कि चौक और ब्लैक बोर्ड के कॉन्सेप्ट पे ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड कर रही है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं 3 टाइप का डिफ्यूजन जो है वो आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे पास डिफ्यूजन के ऊपर। अब देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी एनवायरनमेंट का, वहां पे पार्टिकल्स और रैंडमली जो है वो मूव करते हैं। जितना तेजी से पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे, उतना तेजी से जो चीजें उसके अंदर डिफ्यूज होने वाली हैं वो उतना तेजी से होंगी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज करने का जो मेन कॉन्सेप्ट या मेन फिनोमेना है वो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा तेज पार्टिकल मूव करेगा उतना जल्दी जो है वो चीजें फैल जाएंगी, या उतना जल्दी जो है वो चीजें डिफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो है वो ज्यादा होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज्यादा होगी। ये काइनेटिक एनर्जी चीजों को जो है वो ड्राइव कर रही है, चीजों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो लेके जा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास उतना ही पार्टिकल तेजी से जो है वो डिफ्यूज करेगा। मैं ज़ूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ डेंसिटी हम लोगों के पास मीडियम की क्या रहता है डिफ्यूजन के रेट के ऊपर। इसको समझते हैं। देखो, डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी स्लो। कारण क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस अगर है चीजें तो पार्टिकल को रेस्ट्रिक्शन होती है, बहुत दूर दूर तक तेजी से मूव नहीं कर सकता। कारण क्या है? क्योंकि ऑलरेडी मीडियम बहुत डेंस है, उतना स्पेस ही अवेलेबल नहीं है कि वो बहुत तेजी से बहुत फास्टली जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे जो है वो मूव करे, जिसकी वजह से हम लोगों के पास पार्टिकल उतना अच्छे से डिफ्यूज नहीं कर पाता। इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो जाता है। अगर मॉलिक्यूल्स या जगह जो है वो हमारे पास डेंसिटी वाली जो है या डेंस जो है वो होती है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये भी फंडा जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट की। यार, खिड़की से सूरज सी धूप जो है वो आती हुई सबने देखी होगी, उस पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, ऐसा लगता है डांस जो है वो कर रहे हैं उसी जिग जैग मूवमेंट को, उसी रैंडम मूवमेंट को। कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, कोई 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 ऐसे चल रहा है। पार्टिकल का जिग जैग मोशन हो रहा है, एकदम रैंडम मोशन जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है, जिस चीज को हम लोग जो है वो ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो बोल देते हैं। तो पार्टिकल्स के मोशन को अगर आप स्टडी करो तो एक जिग जैग मोशन के अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, इधर डोल रहा है, इधर डोल रहा है, इधर डोल रहा है। तो ऐसे मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स को हम लोग जो है वो ब्राउनियन मूवमेंट, एक स्पेशल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने ये टर्म जो है अंडरस्टैंड कर ली है, जिसको हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये भी क्लियर है। तो इसी के साथ बेटा जी ये चैप्टर जो है वो खत्म हो रहा है। जो भी इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स थे हमने सारे डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स गिवन सर आपके अपने सर जो है वो लेके आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।